हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनंत करंट अफेयर्स। और आज 8 जनवरी की इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं पहले आर्टिकल से, जिसमें आप देख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि जापान में अर्थक्वेक आया है, जिसमें दिखाया जा रहा है इस न्यूज आर्टिकल के हिसाब से कि 242 लोग मिसिंग हैं। तो इस तरह के न्यूज़ आर्टिकल्स में बच्चे यूजुअली समझ नहीं पाते हैं कि तैयारी किस तरफ से करनी है। तो आप एक छोटा सा गाइडेंस, जब भी आप इस तरह का न्यूज़ देखें जिसमें कोई डिजास्टर कहीं पे शुरू हुआ है, तो कोशिश करें उसकी ज्योग्राफी को पढ़ने की। लाइक आप जैसे कि आप जापान का मैप यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप जापान को लोकेट करके देखिए कि मैप में कहाँ पर है। उसका जापान का कैपिटल क्या है, किस सी के आसपास है। तो देखते हैं कि हम सी ऑफ जापान हमको यहाँ दिख रहा है, ईस्ट सी। और यहाँ पर हमको पैसिफिक सी दिख रहा है, सी हमने लोकेट कर लिया। सी या ओशन हम कहते हैं। फिर हमने देखा कि सी ऑफ ऑक्यूटस यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही साथ हमको यहाँ पे नागोया, क्योटो, ओसाका, ryukyu आइलैंड्स और यहाँ पे फिलीपींस हमारे नॉर्थ इधर दिखाई दे रहा है। फिलीपींस का नॉर्थ वाला इलाका, यहाँ फिलीपींस सी का नॉर्थ वाला इलाका हमको दिखता है। बोर्नन आइलैंड्स है यहाँ पर। तो ज्योग्राफी समझने की कोशिश करिए अगर आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, पहली बात। साथ ही साथ हम यहाँ पर रशिया को देखते हैं, चाइना, नॉर्थ कोरिया और आपको साउथ कोरिया, सियोल भी दिखते हैं। ठीक है, ये तो ज्योग्राफी वाली बात हो गई। और भी आप चीजें डिटेल डिटेल में लोकेट कर सकते हैं। साथ ही साथ जब अर्थक्वेक्स के बारे में आप पढ़ें, जब भी आप बेसिक ज्योग्राफी पढ़ते हैं जहाँ से आगे शुरू करते हैं, तो आप वहाँ के जो ज्यादातर डिजास्टर प्रोन इलाके हैं पूरे वर्ल्ड में, उन इलाकों को आप चेकआउट कर सकते हैं कि कहाँ पर सुनामी ज्यादा आती है, कहाँ पे क्वेक्स ज्यादा आ सकते हैं, आते रहे हैं। आप बेल्ट्स लोकेट कर सकते हैं, जैसे कि पेनिनसुला लिखा हुआ है, पेनिनसुला को आप लोकेट कर सकते हैं। नोटो पेनिनसुला लिखा हुआ है। नोटो पेनिनसुला को लोकेट आप करें तो कभी कभी इस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, जिसको आप लोकेट करके अपनी नोट्स में जॉट डाउन कर सकते हैं। ये आपके करंट अफेयर से जुड़े हुए क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाते हैं ऐसे। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं कि जहाँ है इंडिया जीडीपी ग्रोथ सीन एट 7.3 अमिड ग्लोबल स्लो डाउन। ग्लोबल स्लो डाउन का मतलब है कि वैश्विक स्लो डाउन या थोड़ी सी मंदी मंदी या थोड़ा धीमापन देखा जा रहा है। उस केस में इंडिया की जीडीपी को 7.3% ग्रोथ देखा गया, सीन ग्रोथ सीन देखी गई। और ये डेटा है, इंडिया इकोनॉमी इज एस्टिमेटेड टू ग्रो 7.3% बाय दिस ईयर। करंट फिजिकल ईयर की बात हो रही है, ड्यूरिंग मार्च, पावर्ड बाय robust मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग सेक्टर एक्सपेंशन, जिसमें कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग सेक्टर्स के सपोर्ट से ये हो पाया है। इसमें आप देखेंगे कि 2021 जो हमारा कोविड वाला साल है, वहां पे माइनस 5.8 तक गया और नंबर ये एनुअल जीडीपी का। फिर उसके बाद जंप अप हुआ 9.1, 7.2 और 7.3 का आंकड़ा है, जिसके ऊपर स्टार लगा हुआ है कि अभी पॉसिबिलिटी है बढ़ने घटने की, तो इसलिए। और ये नंबर रिलीज किए गए हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ऑन फ्राइडे। शो द इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड बाय परफॉर्म बेटर देन आरबीआई प्रोजेक्शन। तो ये प्रोजेक्शन दिया गया जीडीपी के लिए। जब भी इस तरह के प्रोजेक्शंस आपके दिमाग में आते हैं, तो आपको की एरियाज पकड़ने हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ, कंस्ट्रक्शन की वजह से माइनिंग और इंडस्ट्री ग्रोथ में, इसमें आप देखें सर्विस इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग का सब सेक्टर्स आते हैं, उसमें सर्विस इंडस्ट्री भी आती है। तो मेजर जो जो इलाके हैं, जो रीजन्स है, सॉरी, जो इंडस्ट्रीज हैं, इलाके मतलब इंडस्ट्रीज, जहां से आपको ये पता चल सकता है कि जीडीपी में ग्रोथ कहाँ से हो, इसके ऊपर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं। जीएस3 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जीएस3 का। और साथ ही साथ जो बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफी हेल्पफुल रहता है। अभी देखिए, आरबीआई, एडीबी, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ओईसीडी, सबके नंबर्स में आप देखिए थोड़ा सा सिमिलैरिटी। आईएमएफ ने भी कहा 6.3, वर्ल्ड बैंक ने कहा 6.3, ओईसीडी ने कहा 6.3, एडीबी 6.7 और आरबीआई 7% कह रहा है। ठीक है, तो 0.7% का रेंज है ये। उसके साथ हम यहाँ देख रहे हैं कि एमओएसपीआई लिखा हुआ है, सोर्स है कि एमओएसपीआई ने इसको रिलीज किया है। तो आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है कि आप सर्च आउट करें कि एमओएसपीआई क्या है। इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ कि एमओएसपीआई से जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो नंबर रिलीज करते हैं, उनके बारे में पढ़ना जरूरी होता है। इनके ऊपर जो है क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, जीडीपी के बारे में जब हम बात करते हैं, तो फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो एक्स है हमारा एक्सपोर्ट और एम है हमारा इम्पोर्ट। तो एक्स में से, मतलब एक्सपोर्ट में से अगर हम इम्पोर्ट को माइनस कर दें तो हमें एक नंबर मिल जाता है, वो लेना है।
उसके बाद हमारा जो कंज्यूमर जीडीपी का जो फुल फॉर्म है वो क्या किन किन चीजों से बनता है। तो पहला है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स मतलब जितना हम कंजम्पशन देश के अंदर करते हैं, अपने देश की बाउंड्री के अंदर कम जितना कंजम्पशन करते हैं वो। उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग जितना हम करते हैं वो, उसको जोड़ लिया। गवर्नमेंट कितना खर्च करती है हमारे पास, उसको जोड़ लिया। और जितना एक्सपोर्ट होता है उसमें से इम्पोर्ट को घटाने के बाद जो नंबर आता है, अगर उन सबको जोड़ दिया जाए तो हमें एक देश की जीडीपी या भारत की जीडीपी या देश की जीडीपी मिल जाती है। ये एक फॉर्मूला है। उसके बाद इस फॉर्मूले को थोड़ा और एक्सपेंशन की तरफ से बनाया, इसको गूगल पे अवेलेबल आप देख सकते हैं, अच्छा पिक्चराइजेशन है, तो मैंने इसको लिया कि पर्सनल और पब्लिक कंजम्पशन भी इसको बोल सकते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं, पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में दोनों आते हैं, पब्लिक प्राइवेट दोनों। उसके बाद एक्सपोर्ट इम्पोर्ट तो हम समझ ही रहे हैं। तो अगर इन तीनों को जोड़े और इनको घटाने के बाद जो नंबर आता है उसको जोड़ दिया जाए तो हमारा जीडीपी बन जाता है। फॉर्मूला अगर थ्योरेटिकल देखें तो ये है कि जीडीपी इज अ मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक हेल्थ, इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में ये पूरी की पूरी गतिविधि हो रही है और उसके नंबर्स को कलेक्ट करके जो नंबर जो हमारे पास आता है वो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है। नाउ अब ये आर्टिकल लास्ट सैटरडे का है जिसमें ये बताया गया कि इसराइल बोस का वार जो है पोस्ट वॉर के बाद जो गाजा प्लान एक्सपोज डिवीजन गवर्नमेंट जो वहां की सरकार इस तरह के मसले को सामने लेकर डिस्कशन कर रही है, उसके ऊपर पूरा आर्टिकल है। आप चाहें तो फॉर अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन सिविल सर्विसेज के एस्पेक्ट से जो आपका स्पेसिफिक टॉपिक है उससे पढ़ना जरूरी है कि ये मुद्दा है क्या, और ओवरऑल और जियो पॉलिटिकल लेवल पे इसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर क्या है, इसको लेकर के आप पढ़े। कभी भी इस तरह के इंटरनेशनल अफेयर्स को सिर्फ इंडिविजुअल नहीं पढ़ना है कि इसराइल ने क्या कहा और गाजा में क्या हुआ और फाइनली दुनिया क्या कह रही है, रशिया क्या कह रहा है, ऐसा नहीं। आपको ये देखना है कि इंडिया का स्टैंड क्या है, इंडिया के स्टैंड पॉइंट से ही इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है और मेजोरिटी में मेंस में आपको मदद देंगे। जो हिस्ट्री और जिनका सॉरी जिनका जियो पॉलिटिकल या फिर इंटरनेशनल अफेयर्स जिनका डोमेन है उनको, और साथ ही साथ GS1 और GS3 के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है। ओके। GS2 में तो वैसे भी आप मेजोरिटी पॉलिटी ही देखते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आप दूसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आप इसकी ज्योग्राफी को बार बार दोहराते रहिए, क्योंकि इस पे अक्सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और हर तरह के एग्जाम में बनते हैं, बनना लाजमी है। पूरे कल के समय अगर आप बैठे तो भी आपको याद रहे, परसों बैठे तो भी याद रहे, इस तरीके से पढ़ाई करिए, याद रखिए इसमें आपको चलते फिरते, ताकि आपको कभी भी कुछ पूछा जाए तो आप उसको लोकेट कर सकें। आप पिछले के 2-3 सालों में देखिए, जब से वॉर शुरू हुई है तब से लेकर अब तक इस तरह के सवाल आपने चेकआउट किए होंगे, मिले ही मिले होंगे। तो मैप है आपका वेस्ट बैंक, हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले गाजा को लोकेट करते हैं। गाजा बहुत बड़ा इलाका नहीं है, मेडिटेरियन सी जब आप लोकेट करते हो उसमें छोटा सा ये इलाका आपको गाजा की तरफ दिखता है। इसमें कुछ चेंजेस अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है कि हाल फिलहाल जो वॉर हुई इसमें क्या परिवर्तन आया। ये पुराना मैप है, अगर आपको नया मैप ऑनलाइन मिलता है आप रेफर कर सकते हो, पर फिर भी रेफरेंस के लिए मैं आपको बता रही हूँ, इसको आप रेफर कर सकते हैं कि गाजा बहुत छोटा सा, ये पट्टी आपको जो दिख रही है इसे गाजा पट्टी भी कहते हैं, ये दिख रहा है। ये वेस्ट पश्चिम बैंक या वेस्ट बैंक भी इसे कहते हैं, ये यहाँ पे दिखता है। टेल अवीव हमको ये दिख रहा है। उसके बाद लेबनान इसका बॉर्डर टच करता है। ये जो पूरा पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका है, इसे टच करता है लेबनान, सीरिया, गोलान हाइट्स ही बोलते हैं इसको, जॉर्डन हमें ये दिखता है, और इजिप्ट। इसके ऊपर कई सारे सवाल बनते रहे हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में। आप इसको जरूर चेकआउट करें, इसका मैप जरूर प्रिपेयर करें ताकि आपके नोट्स में हेल्प मिल सके। ठीक है। नाउ इसके बाद आते हैं नेवी प्रिंस हाईजैक शिप ऑफ सोमालिया रेस्क्यू 21। सोमालिया को लेकर के और इस तरह के अभी फिलहाल एक आर्टिकल और आज भी आया है जहां पर मैरीटाइम लोकेशंस को लेकर के एक नियम पास होने के बारे में बात है। मैरीटाइम वो इलाका है जहां तक आपका समंदर में आपका हक है, आपका राइट है, गवर्नमेंटल राइट है, उसके बाद का इलाका। तो उसको हम एक चार्ट से समझेंगे। फिलहाल के लिए आर्टिकल कहता है कि नेवी प्रिंस हाईजैक शिप, जो हाईजैक शिप हुआ था सोमालिया में, सोमालिया वो जगह है उन उन देशों में से एक है जहां पे अधिकतर समुद्री डाकू वहां से निकलने वाले वेसल्स पे अटैक करते हैं।
और वहां से रेस्क्यू किया गया 21 लोगों को। इस तरह की न्यूज हमेशा आती रहती है, आप न्यूज़पेपर्स में उठा के सर्च आउट कर सकते हैं। तो हमारे ही एमबी लीला नॉर्फॉक राइट अलर्ट्स यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन दैट 5 to 6 आर्म pirates had boarded vessels such as evening of Somalia। तो जब भी आप इस तरह के समुद्री डाकुओं का किस्सा सुने तो हमेशा सवाल रिवाइज करें द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। द हॉर्न ऑफ अफ्रीका वो देश है जहां से इस तरह के अटैक होते हैं। इन देशों में आता है इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथियोपिया। कंट्रीज मेकिंग द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो कभी इस तरह का सवाल पूछा गया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है। मेंस राइटिंग में पूछा जाता है कि भैया ये समस्या क्या है, समुद्री डाकों का समस्या क्या है और इससे इंटरनेशनल इकोनॉमी पे, इंटरनेशनल ट्रेड पे क्या फर्क पड़ता है। तो अगर आप भारत को यहाँ पे देखेंगे, इस पे आप भारत यहाँ दिखता है और आपको फिर देखेंगे कि यहाँ से ये मूव करता हुआ जो रास्ता आपको दिख रहा है, ये अदन की खाड़ी से होते हुए, रेड लाल सागर से होते हुए, फिर यहाँ से ये क्रॉस करता है, क्रॉस करके फिर यहाँ पे आपका मेडिटेरेनियन सी आता है। तो ये जो ट्रैक है ना, ये ट्रैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रेड के लिहाज से। मतलब भारत को इन देशों से जोड़ने और इसके बाद के यूरोप के देशों से जोड़ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रास्ता है। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर आपको ज्योग्राफिकल अगर आप और डिग इन करेंगे तो बहुत कुछ पढ़ने के लिए इस इलाके में। मैं आपको छोटा सा पार्ट दिखा रही हूँ। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये पूरा देश आपको पता होना चाहिए कौन कौन से देश आते हैं। इसके बाद गल्फ ऑफ अडन यहाँ दिखती है हमको, सोमालिया है, इरिट्रिया, रेड सी हमको दिखता है। और इसमें कुछ ऐसे देश हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन में इंडिया की काफी मदद करते हैं। उनको आपको लोकेट करना है। इंडियन ओशन यहाँ दिख रहा है हमको, देखिए यमन है, ओमान है और बाकी मिडिल ईस्ट के देश जो हमेशा न्यूज में अधिकतर रहती हैं। ठीक। तो ये आप ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से और साथ ही साथ इंटरनेशनल इंटरनेशनल ट्रेड एस्पेक्ट से इसको आप जरूर पॉइंट को कवर करें, अपने नोट्स में नोट्स बना सकते हैं। ठीक। नाउ SEBI मेक शॉर्ट सेलिंग डिस्क्लोजर्स मैंडेटरी। ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक तो इतना नहीं कह सकती हूँ मैं है, लेकिन जब से हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है अडानी स्टॉक्स के ऊपर, उसके बाद से टर्म काफी फेमस हो गई कि शॉर्ट सेलिंग क्या चीज होती है। शॉर्ट सेलिंग क्या है? शॉर्ट सेलिंग इन्वॉल्व्स बोरोइंग अ स्टॉक टू सेल इट इन द एक्सपेक्टेशन द प्राइस विल फॉल, देन रीपर्चेजिंग द शेयर्स एंड पॉकेटिंग द डिफरेंस। शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है पहले से ही हमने अपने स्टॉक्स को बेच दिया और जैसे जैसे इसका प्राइस बढ़ा, फिर हमने वो पैसा कलेक्ट करके फिर से हमने शेयर को खरीदा और वापस से ब्रोकर को दे दिया। देखिए ऐसा लिखा हुआ है। ये मैं क्यों ऐड मैंने किया है कि ये बैंक वाले बच्चों के लिए, जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। और साथ ही साथ जो भी इस तरह की कमर्शियल इकोनॉमिकल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए बनते हैं, क्योंकि करंट न्यूज में है तो पूछा जा सकता है। तो यहाँ लिखा है कि शॉर्ट सेलिंग इन्वॉल्व्स बोरोइंग अ स्टॉक टू सेल इट इन द एक्सपेक्टेशन इन द प्राइस, एक्सपेक्टेशन प्राइस विल फॉल। मतलब आपने पहले ही जो आपके पास स्टॉक का मतलब क्या था? शेयर्स। आपके पास शेयर्स थे नहीं, आपने शेयर्स पहले से जाके शॉर्ट सेल कर दिए, पहले से ही सेल आउट कर दिए, तो वो आपके पास माइनस में, आपके पास आपने उसको बेचा। शेयर आपके पास थे नहीं, आपने उसको बेच दिया। तो मान लीजिए आपने 100 शेयर बेचे, तो आपने 100 का शेयर बेच के पैसा ले लिया। आपको उम्मीद थी कि ये 100 शेयर मैंने इसलिए बेचे हैं ताकि इसका जो प्राइस है वो ऊपर जाने वाला है। शाम तक उसका प्राइस अगर ऊपर जाता है तब तो ठीक है। आपने सपोज 100 आपने 1000 के बेचे थे, तो आपके 1000 की जगह 2000 अगर हो जाते हैं, तो आप उन्हीं 1000 के शेयर वापस खरीद करके ब्रोकर को या मार्केट को दे दीजिए। एक ही तरीका है। पर सपोज करिए कि आपका जो मार्केट प्राइस है जो इन शेयर्स का वो गिर जाता है, तभी भी आपको अपने पास से उतने ही पैसे का, जितने पैसे के शेयर आपने बेचे थे, क्योंकि आपके पास थे नहीं, जो पहले से ही नहीं थे, उतना ले करके आपको वापस मार्केट को या ब्रोकर को देना पड़ेगा। इसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। मतलब आपने प्राइस हाइक के अंदाजे से आपने उसको बेचा और जब प्राइस उसका बढ़ा या घटा, डिपेंड करता है, उसको आपको रीपर्चेज किया मार्केट से और फिर से ब्रोकर को दिया, क्योंकि आपने वादा किया था कि शाम तक मैं इसको सेटल करूंगा। इसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट मतलब पहले से ही शॉर्ट कर दिए और बाद में उसको जाकर के बेचा। ये बड़ी बड़ी संस्थाएं ऐसे करती हैं और इंडिविजुअल्स भी करते हैं, इससे पैसा बनाते हैं, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक साबित होता है, क्योंकि जब पता नहीं कि हो सकता है कि जो आपने 1000 के आपने बेचे थे, वो शाम तक उसका प्राइस सिर्फ 1 ही रुपया रह जाए, तो आपको पूरा का पूरा 1000 रुपए का लॉस है, 999 रुपए का या 999 लाख का नुकसान हो सकता है। तो ये तो काफी खतरनाक ट्रेड है, लेकिन फिर भी तो इसको सेबी, तो उन्होंने बोला है कि सेबी ने ये नियम बनाया है अब से कि शॉर्ट सेलिंग का डिस्क्लोजर मैंडेटरी है, अलाउज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन, बैन्स नेकेड ट्रेड। इस तरह का नेकेड ट्रेड के लिए जो पार्टिसिपेशन होता है उसको भी बैन किया जा सकता है।
क्योंकि हिंडनबर्ग वाले रिपोर्ट के खुलासे के हिसाब से ये ऐसा, हिंडनबर्ग जो संस्था है वो यही करती है, वो इसके लिए फेमस है कि वो इस तरह के प्रोडिक्शंस करती है कंपनीज के ऊपर, और जब उनका प्राइस गिर जाता है तो फिर से उसको खरीद लेती है। तो इस तरह के पैसा बनाने के लिए ये कंपनी फेमस है। अडानी वाले रिपोर्ट के बाद ऐसा खुलासा हुआ कि जो हिंडनबर्ग कंपनी है वो शॉर्ट सेलिंग पे ही अपना बिजनेस चलाती है, और इसको कहते हैं नेकेड शॉर्ट सेलिंग, जिसका टर्म दिया गया सेबी ने इसको। और सेबी इस वक्त रेगुलेट कर रही है मार्केट रूल्स एंड रेगुलेशन को इस घटनाक्रम के बाद, इसलिए ये न्यूज में है, आपको पढ़ना चाहिए। अच्छा, अब है बॉयकॉट मालदीव्स नाउ ट्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया में, जो ये कंट्रोवर्सी बनी या बन सकती है उसमें है, उसमें मालदीव्स का नाम है। तो मालदीव्स अगर नाम आया, सबसे पहले ज्योग्राफी उठा के देखिए वो कहाँ पड़ता है। इक्वेटर के पास पड़ता है, इक्वेटर मिल गई हमको यहाँ पर। उसके आसपास के देश अफ्रीका में कौन से हैं, हमारे ओशियाना में कौन से हैं, और आसपास के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पड़ती है, इन बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी कहाँ है। सबसे पहले ज्योग्राफी उठा करके देखिए, और फिर इसके बाद आप इंटरनेशनल अफेयर में इस टॉपिक को बिल्डअप कर सकते हैं। देखिए, मॉलडीव्स हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, आपका अंडमान निकोबार के आसपास के देश हैं, आपका बे ऑफ बंगाल के जितने देश हैं, जिससे कि जिनको हम कहते हैं आसियान देश, आसियान हो सकते हैं, सॉरी सार्क भी हो सकते हैं, ऐसे कई सारे जो आपके ग्रुप्स हैं, सार्क हो सकता है, आपका इंडियन ओशन रिम है, अभी पढ़ेंगे। और उसके बाद आपका सार्क, आसियान, इस तरह के देशों में हमारा पड़ता है, जिसमें और भी कई देश हम जोड़ सकते हैं इस ग्रुप के अलावा, या सॉरी सार्क हो गया, और बिम्स्टेक, यस बिम्स्टेक, इस तरह के देशों के, इस तरह के जो कम्युनिटीज या ग्रुप्स हैं जहाँ पे जो इसमें ट्रेड एक्सपेंशन के लिए बनाए जाते हैं, उनको पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है, जिससे आपके इंटरनेशनल अफेयर्स को लेके समझ बढ़ेगी। और ऑफ कोर्स ये पूछे भी जाते हैं, इसको सिर्फ समझने के लिए नहीं, पूछे भी जाते हैं मेंस राइटिंग में, आपको पता होना चाहिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी। उसके बाद है कि आईओआर सिक्योरिटी अमंग राजनाथ यूके विजिट विजिट एजेंडा। तो राजनाथ साहब की यात्रा के लिए आईओआर की सिक्योरिटी, तो आईओआर क्या है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। एक आईओआर एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, इंडियन ओशन रीजन भी उसको कहते हैं, और इसमें आते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, मेडागास्कर, मॉरिशस, सोमालिया, मोजाम्बिक, सेशल्स, श्रीलंका, तंजानिया एंड थाईलैंड। इन देशों के ग्रुप को बोलते हैं इंडियन ओशन रीजन, और ये इनका हेडक्वार्टर मॉरिशस पे है। इस तरह के सवाल अगर ये न्यूज में आया है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देश पता होने चाहिए, आपको पूरी ज्योग्राफीज की पता होनी चाहिए, उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स में कि इन देशों से भारत को क्या फायदा है, और अगर वहां की यात्रा हो रही है तो नेवी के लिए, आपके नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए, जो हमारा जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट है वो कितने इंपॉर्टेंट है, और वहां की यात्रा कर रहे हैं राजनाथ साहब, तो इसके हमारी जो विजिट है वो कितनी हेल्पफुल हो सकती है, आपकी मेंस राइटिंग में हेल्प कर सकता है। उसके बाद हाँ, ये रह गया। अब देखिए कि ये इन देश को लोकेट करने के लिए मैप उठाया, आप गूगल से ले सकते हैं। आप देखिए मालदीव, श्रीलंका, सेशल्स, तंजानिया, केन्या, सॉरी केन्या, हैंग ऑन, केन्यास में नहीं है। आपके जो देश यहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं, मलक्का स्ट्रेट हमको यहाँ दिखता है, तो उनको आप यहाँ लोकेट करिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया, हमारा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हमको दिख रहा है, और ऑस्ट्रेलिया हमको यहाँ लोकेट किया, इंडियन ओशन हमने यहाँ लोकेट किया, ठीक है। तो ये एक आपको पिक्चर, एक मैप में आप ऐसा बना लें जहां पर आपको आईओआर ए के देशों को आप लोकेट कर लें और अपने टेबल के सामने लगा लें, सो दैट कि जब भी आप चलते फिरते नजर डालें तो आपको समझ में आ जाए कि ये कंट्रीज इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में आती हैं। क्योंकि कभी कभी इनके ऑर्डर भी पूछे जाते हैं। ऑर्डर का मतलब, सर जैसे कि मैं आपको बताती हूँ ऑर्डर, कि आपको मालदीव्स और श्रीलंका एक साथ दिखते हैं, उसके बाद ये एक हो गया, उसके ऑस्ट्रेलिया आपको नीचे दिखता है। तो आप जब मैप लगाते हो तो ऐसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो हमारे मालदीव और श्रीलंका कहाँ पड़े, नॉर्थ में पड़े, और हमारा जो ऑस्ट्रेलिया है वो साउथ की दिशा में पड़ा, राइट। तो दिशा के हिसाब से भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए मालदीव के बाद सेशल्स दिख रहा है, तंजानिया दिख रहा है हमको, ऑस्ट्रेलिया, तो ये नॉर्थ, वेस्ट और फिर साउथ, ईस्ट में कौन से देश पड़ेंगे वो भी आपको पता होना चाहिए। तो लोकेशन वाइज भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं कि किस तरफ क्या पड़ता है, ठीक है।
उसके बाद देखिए ये आर्टिकल मैं आपको रेफर कर रही थी कि मैरीटाइम एंटी पायरेसी एक्ट है, उसके बारे में बात हो रही है। तो एंटी पायरेसी एक्ट की जब भी बात होगी तो आपको अंक्लॉज पता होना चाहिए, विच इज यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। इसके ऊपर पहले कई सारे सवाल बने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत सारे बने हैं, और मेंस राइटिंग के लिए तो इम्पोर्टेंट होता है कि समुद्री डाकुओं का जो समस्या है उसके लिए सुलझाने के लिए ये हमको पता होना चाहिए। तो देखिए, जो आपका इलाका है जहां आप रहते हैं, जो हमारा आपका जो देश का इलाका, लैंड जो एरिया कवरेज है, वहां से आप देखिए लैंड, ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा एनहांस कर देती हूँ। हाँ, अब देखिए, तो आपका इंटरनल वाटर्स ये इलाका लैंड का है, उसके 12 नॉटिकल माइल्स में जो है आपका टेरिटोरियल सी है, उसके बाद एक्स्ट्रा नाइट्रल एनम जो है वो कॉन्टीजियस जोन कहलाता है, उसके बाद हाई सीज आते हैं। तो जो पहला 12 नॉटिकल माइल्स का जो इलाका है आपके इंटरनल वाटर्स के बाद वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका नेशनल एयर स्पेस होता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स का इलाका है वो यहाँ से लेकर हाई सीज तक का, उसे कहते हैं इंटरनेशनल स्पेस। इसके ऊपर कई सवाल आए हैं, इसको आपको बिल्कुल समझना जरूरी है। तो टेरिटोरियल सी ये वाला इलाका है, पहला 12 नॉटिकल माइल्स वाला। उसके बाद आपका दूसरा जो कॉन्टिगुअस जोन है वो आपका 12 नॉटिकल माइल्स का है। तो उससे एक क्वेश्चन आता है कि जैसे कि ये नीचे का जो इलाका, जो बेस लाइन से यहाँ तक का जो इलाका आपको दिख रहा है, क्योंकि जो जैसे समुद्र के नीचे आप जाएंगे तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ और बाकी चीजें शुरू होती हैं। तो इस सवाल पूछा आता है कि 12 नॉटिकल माइल्स या 24 नॉटिकल माइल्स का इलाका क्या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है या नहीं। तो जो आपका पहला 12 नॉटिकल माइल्स का इलाका है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं आता है, पहला में नहीं आता है, और जो बाद का 12 नॉटिकल माइल वाला इलाका है वो उसमें आता है। समुद्री डाकुओं वाली समस्या वो, और साथ ही साथ आपका जो इशू है हमारा, मछुआरों का जो इशू है, जैसे श्रीलंका में अधिकतर हमारे जो मछुआरे जब अपने इस टेरिटोरियल सी के आगे निकल जाते हैं तो श्रीलंका के इलाके में आ जाते हैं। तो इसकी वजह से बहुत इशू क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये जो चार्ट मैंने आपको दिखाया, कई बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन से पूछा गया है, इसकी बात कर रही हूँ कि ये समस्या क्या है। जब आपको उसको क्लैरिटी आपको उसकी होगी नहीं तो आप उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मेरी सलाह आपसे ये है कि इसके ऊपर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो, और जो मेन से क्वेश्चंस हैं वो उठा के देखें, उसको रिवाइज करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। और बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जरूरी है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का डेली न्यूज डिस्कशन। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सैटरडेज और संडेज को मैं न्यूज पोस्ट नहीं करती हूँ, उस दिन के जो आर्टिकल्स होते हैं आप खुद पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप पढ़ना चाहते हैं, या फिर स्पेसिफिकली किसी दिन आप मुझसे इंडिविजुअल समझना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैं इकोनॉमिक्स के नोट्स, तो मैं नोट्स वगैरह कुछ नहीं देती हूँ। हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इंडिविजुअल क्लासेस दूं मैं जहां मैं आपको इकोनॉमिक्स समझा सकूं, बिकॉज मेरा डोमेन फाइनेंस है और हिस्ट्री, दोनों ही मेरा डोमेन है, तो उस हिसाब से अगर आप मेरे से इंडिविजुअल क्लासेस, या फिर आप चाहते हैं कि आपको मैं समझाऊं पढ़ाऊं टेक्निकली, तो आप क्लासेस के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई शेयर माय ईमेल एड्रेस, फिर हम इसको अरेंज अप कर सकते हैं। लेकिन नोट्स मैं प्रोवाइड नहीं करती हूँ, और बाकी कोई असिस्टेंस अगर आपको चाहिए आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको मैं ये छोटा सा प्रयास समझ में आया और पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक तैयारी करते रहिए।